हेलो एवरीवन। सो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म इज आउट। तो हमने सोचा क्योंकि इस फॉर्म को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, एक वीडियो बना देते हैं। इस वीडियो के बाद आपका जो सारा कन्फ्यूजन है वो होपफुली दूर हो जाना चाहिए। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 2 में हम आपको एक्चुअली एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। सो बेसिकली वो एक डमी फॉर्म होगा जिसको हम पूरा फिल करेंगे ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। ये जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है। तो जैसे लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम फिल करते समय कुछ बातों पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो उनका CUET का स्कोर थोड़ा ज़्यादा आ सकता था वो ऑप्शन उनका ख़त्म हो गया। तो पार्ट 1 जो कि ये वीडियो है, इसमें हम थोड़ा फॉर्म फिल करते समय स्ट्रैटेजी के लिए आप क्या चीज़ों पे ध्यान दीजिए उस पर फोकस करेंगे। इस सेशन का फ्लो ऐसे रहेगा, हम लोग 4 चीज़ों को कवर करेंगे। पहला, आपको स्टेप्स आइडियली कैसे फॉलो करना चाहिए। दूसरा, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत कुछ कौन सा कोर्स करना है उसके अराउंड एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है देखना, पर एलिजिबिलिटी देखें कैसे ये हम पार्ट 2 में समझाएंगे। थर्ड जो हमारा इसमें जो फ्लो में है सेशन में जो हम कवर कर रहे हैं वो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो हम आपको अपनी तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी विद अथॉरिटी बताएंगे कि ये होनी चाहिए। और जो चौथा इस सेशन में होगा वो ये है कि ये लॉजिक क्यों है, इस जो स्ट्रैटेजी हमने आपको दी है उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन विद स्टेप्स टू फॉलो। तो इसमें मैंने पहला सिनेरियो जो लेके चला है कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 में। तो मैंने 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अब पहला स्टेप जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने इस वीडियो में समझाने के पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सेलेक्ट करा है। उसके बाद कोर्सेज जो आप परस्यू करना चाहते हैं उन कोर्सेज को आप सेलेक्ट कीजिए कि आप किस किस कोर्सेज में आइडियली अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 कोर्सेज पकड़े हैं: बीकॉम ऑनर्स, BMS, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड जर्नलिज्म। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि ये तो मैं करना चाहता हूं, बट क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो एलिजिबिलिटी समझने के लिए हमें ये 3 चीजें समझनी पड़ेंगी कि CUET ने 3 सेक्शन आपके बनाए हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज का सेक्शन है, 1A और 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है। जो भी आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं, कम से कम आपको एक सब्जेक्ट तो यहां से लेना पड़ेगा, लैंग्वेज। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया है कि जो आप 12th में पढ़ रहे हैं आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। बाकी यूनिवर्सिटी का अगर आप देख रहे हैं तो चेक कीजिए कि क्या आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप नहीं ले सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट सेक्शन 2 से भी लेने पड़ेंगे, मतलब ये अलग अलग कोर्स के अलग क्राइटेरिया है। बट सेक्शन 2 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके 27 सब्जेक्ट्स गिवन है, 27 सब्जेक्ट्स गिवन है। और सेक्शन 3 जो है ये एक जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो आपके थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लॉजिक के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जनरल टेस्ट है आपका सेक्शन 3। तो लिस्ट ए की जो मैंने बताई थी लैंग्वेजेस, वो ये आपकी लैंग्वेजेस हैं जो वहां पे गिवन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने 12th में पढ़ी हो। उसके बाद आप ये देख लीजिए, जो सेक्शन CUET का जो सेक्शन 2 है, इसमें आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इनको फिर फर्दर 2 लिस्ट में बांटा हुआ है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आगे आपको पता चलेगा, बट लिस्ट B1 B2 सेक्शन 2 का ही पार्ट है। 27 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में तोड़ के रखा है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में। ये जनरल टेस्ट है जो मैंने आपको बताया, ये चीज ये कवर करेगा। आपका थोड़ा जनरल नॉलेज आएगा, मेंटल एबिलिटी जो कि लॉजिकल है, मैथ्स आते हैं, राइट, जो आपने पढ़ी हैं, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब हम समझते हैं कि जो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स जाना है, तो अब इसका क्राइटेरिया समझना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आपको कहां मिलेगा? ये यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको मिलेगा, वहां पे मिल सकता है आपको, या फिर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं सेकंड वीडियो में दिखा रहा हूं, जो आपका उसमें एक पेज आता है, उसमें जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो भी वो दिखाता है।
बट मेरे हिसाब से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉर्म भरने से पहले देख लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो 2 कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने दिया है जिससे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन 1, आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको लेना ही इन दोनों में से एक, इस कॉम्बिनेशन में, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट जो लिस्ट B1 में है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी लिस्ट B1, राइट। सो ये तो पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखिए, तो बेसिकली पहले कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो आपको यहां से एक और यहां से 2, विच मीन्स टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके पास आने चाहिए। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है क्लास 12 में या अप्लाइड मैथ्स नहीं है क्लास 12 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले पाएंगे। तो हम कॉम्बिनेशन 2 में जाते हैं। कॉम्बिनेशन 2 में सेम चीज, यहां पर आप अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ले सकते हैं, और फिर एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट 1। सो यहां से एक और 2। तो देखिए आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स आपके आने चाहिए। और एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर 12th में आपके पास ना तो मैथ्स है, ना अप्लाइड मैथ्स है, ना अकाउंटेंसी है, ना बुक कीपिंग है, तो आप इस वाले राउंड को फेल कर जाएंगे और आप एलिजिबल नहीं होंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए। लेकिन अगर आपके अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो आप इस वाले क्राइटेरिया पे, वो जो सेकंड प्लस है, उसको फुलफिल कर दिया। पहला वाला तो आप फुलफिल कर ही देंगे, फिर फाइनल बचता है ये वाला जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, विच इज एनी 2 सब्जेक्ट्स। मेरे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मेरे पास ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, मैंने पहला वाला जो मेरा क्राइटेरिया है उसके लिए तो मैं इंग्लिश ले लूंगा, तो वो मैंने पास कर दिया। दूसरा मैंने मैथ्स ले लिया, तो मैंने पास कर दिया। मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जा रहा हूं अभी? कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स नहीं है, मैं कॉम्बिनेशन 2 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि इंग्लिश है, मैथ्स है, मैं अभी यहां जा रहा हूं। अब मुझे 2 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने हैं, तो मेरे ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। अब मेरे को ये देखना है कि ये जो 1, 2, 3 सब्जेक्ट मैंने है मेरे पास बचे, इनमें से 2 लिस्ट B1 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स तो देखो आ गया, तो ये वाला मेरा यहां से आ चुका है, इकोनॉमिक्स इधर आ चुका है, और साइकोलॉजी भी है, तो साइकोलॉजी भी आ चुका है, और इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस भी है। तो मैं कोई सी भी 2 सब्जेक्ट यहां से दूंगा, तो मैं जो है कॉम्बिनेशन 1 को सेटिस्फाई कर गया हूं, और इसलिए मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूं। आई थिंक ये क्लियर है। अगर किसी के पास मैथमेटिक्स और अकाउंट्स है, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन के लिए फुलफिल कर सकता है। ठीक है, और आप दोनों कॉम्बिनेशन फिर उस केस में भर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं दूसरे कोर्स के लिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये बीकॉम ऑनर्स में ये क्लैरिटी आ गई। वो जो और क्लैरिटी वाला है, मैं आपको आगे एक और एग्जांपल देके उसे समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब सिलेक्शन एग्जाम, जैसे मैंने बताया, आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे वहां पे, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम सेलेक्ट करते हुए, यहां मैं आपको बताता हूं कि सबसे सिंपल, इफेक्टिव और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप एक लैंग्वेज तो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो प्लीज इंग्लिश ही सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में आपका ये कॉम्बिनेशन इस एग्जाम के वजह से फुलफिल हो जाएगा। तो एक लैंग्वेज आप यहां से पिक कीजिए। जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपने पीछे देखा कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते थे, बट आप सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपने, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। हमारे केस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और जो जनरल टेस्ट है, इसको भी सेलेक्ट कीजिएगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लेना। आप सोचेंगे कि सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये कैसे करूं, क्या करूं, वो मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है उसमें बताऊंगा इसकी रेलेवेंस क्या है। ठीक है, सो अब जैसे हमारा ये था, जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, हमने सारे सब्जेक्ट पकड़े हैं, राइट। तो मैंने क्योंकि इंग्लिश लिया है तो ये हो गया, क्योंकि मैंने मैथ्स लिया है तो मेरा ये वाला आ गया, और लेट्स से मैंने तीनों ले लिए हैं, तो उसने बोला था एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैंने तो तीनों ले लिए, तो मेरा ये वाला हो गया, और एक सब्जेक्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें तो लैंग्वेज 1 पकड़ना था, सारे सब्जेक्ट सेक्शन 2 के पकड़ने थे, और जनरल टेस्ट। आप बोलोगे सर अभी जनरल टेस्ट का तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे दिखाएंगे उसका क्या फायदा है। बट आप ऐसे करते हुए यू आर एलिजिबल फॉर बीकॉम ऑनर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
लेट्स से मेरे को बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करनी है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही चॉइस है हमारे पास। आपको एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए लेना है। मैथमेटिक्स अगर आपके पास नहीं है या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास 12th में नहीं है, तो ये वैसे ही आउट हो जाता है आपके लिए, राइट। सो फॉर्म फिलिंग से पहले मैंने इसलिए बोला है यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, कोर्सेज देखिए जो आपको जाना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए। अब मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, मैंने तो स्ट्रैटेजी में ये ले रखा है। तो क्योंकि इंग्लिश ली थी, ये पूरा हो चुका है। क्योंकि मैथ्स लिया था, ये पूरा हो चुका है। और क्योंकि मैं सेक्शन 3 भी ले रहा हूं, तो ये पूरा हो चुका है। सो विच बेसिकली मीन्स आई एम एलिजिबल फॉर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑल्सो। तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी करी है, विच इज एक लैंग्वेज लेके सारे सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने 1 2 3 4 5 कोर्सेज जो मैंने सिलेक्ट करे थे, ये करने से मैं सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं। तो सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे कर लेते हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेते हो, तो चांसेस ऑफ मिसिंग आउट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो टेकन केयर ऑफ हो जाएगा सारा। तो पहला तो उसका फायदा ये है कि आपसे गलती कोई बाद में रियलाइज कर आपने कि यार ओहो ऐसा भी तो हो सकता था, वो नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सारे सब्जेक्ट्स भर के रखे हैं। सब्जेक्ट्स के हिसाब से कोई भी आपने कोर्स भरा है, उसके लिए आप एलिजिबल होने के चांसेस आपके हैं, क्योंकि आपने कोई सब कुछ ही काउंट कर लिया है उसमें। अब इसका दूसरा फायदा देखिए, जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको कि सारे सेलेक्ट कीजिए। आपने ये वाला कॉम्बिनेशन 1 पकड़ा है, ठीक है। लेट्स से आपको लगता है कि सर मेरी इको बहुत वीक है, आप मुझसे इको क्यों करवा रहे हो, तो मैं तो इंग्लिश करता तो ये वाला मेरा हो गया था, मैथ्स करता तो ये वाला हो जाता, और साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस लेता तो ये हो जाता। आप इको मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हो। देखिए, आपने बोर्ड्स में सारे एग्जाम्स के लिए तो पढ़े हैं, तो अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। ऐसा हो सकता है उस दिन, एक दिन वाली बात है, लक की बात है, कि जो आपने ये लेट्स से इंग्लिश, मैथ्स, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जब आपने इन 4 का स्कोर लिया, तो आपका 98 परसेंटाइल बन रहा है, एक स्कोर बन रहा है जैसे 98। आप सिंपल लैंग्वेज समझो, 98 बन रहा है आपका। लेकिन उस दिन बाई चांस ऐसा हुआ, जब आप इको देने गए थे, सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आंसर आते थे, तो आपका इको में लेट्स से 100 आया है, और साइकोलॉजी में आपका 98 आया है, तो ये तो अच्छी बात होगी। तो अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपका स्कोर कैलकुलेट करेगा, वो आपके बेस्ट, देखो इंग्लिश तो उसको लेना ही लेना है, मैथ्स भी वो लेना ही लेना होगा, इनमें से जब वो आपका यहां से जो 2 सब्जेक्ट लेके स्कोर लेगा, वो बाकी 3 में से बेस्ट लेगा। तो इसलिए कहता हूं आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी अगर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बिकॉज उस दिन कौन सा पेपर सही हो जाए, कौन सा पेपर खराब हो जाए, नहीं पता चलता। तो इसलिए अपनी चॉइसेस बढ़ाइए, है ना। आपको वहां पे नहीं बताना है उनको, डीयू को, कि आप मेरे ये वाले बेस्ट 2 सब्जेक्ट लग लो। डीयू जो है ऑटोमेटिकली जब आपका स्कोर कैलकुलेट करेगा, वो आपके बेस्ट सब्जेक्ट पिक करेगा। सो इसलिए ये रखना। अगर मैं एग्जांपल लूं, लास्ट ईयर एक मेरा स्टूडेंट था, उसको बीएसटी नहीं समझ में क्या है उससे, मतलब रटा नहीं जाता था, तो उसने बोला सर बीएसटी नहीं कर रहा हूं मैं। उसे बीएसटी करवाया, और उसके बीएसटी ही काउंट हुआ है फाइनली, क्योंकि बीएसटी वाला पेपर उस दिन उसका अच्छा हो गया। तो इसका एक ये फायदा है कि आपके बेस्ट स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो आपका एवरेज निकालेगा, वो आपके बेस्ट ही पकड़ेगा, वो यहां से एक पकड़ेगा, यहां से एक, आपने 3 सब्जेक्ट दिए, वो बेस्ट 2 सब्जेक्ट का आपका स्कोर लेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो, उससे और समझ में आ जाएगा। अब आपने जनरल टेस्ट का रेलेवेंस देखो, अगर आपको बीए जर्नलिज्म जाना है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश any 2 subjects from list of B1, any 1 subject from either B1 और B2। तो यहां आप देखिए, इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको 1 + 2 + 1, तो यहां पे भी आपको 4 तो सब्जेक्ट लेने हैं। तो इस केस में आपका कैसा बनेगा वो कॉम्बिनेशन, अगर मैं कॉम्बिनेशन 1 देखूं, आपका इंग्लिश से आ गया, इंग्लिश के मार्क्स लेगा वो, और 2, और ये जो आपके टोटल 3 सब्जेक्ट बन रहे हैं, और आपने ये सारे दिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने ये 5 सब्जेक्ट लिए, तो अब वो इनमें से आपका बेस्ट 3 लेगा। तो सबसे पहली बात तो यहां चॉइस बन गई आपकी, कि जो भी मेरे बेस्ट 3 में मार्क्स हैं वही लेगा। और लेट्स से इस कॉम्बिनेशन में आपका स्कोर बन रहा है 98, लेट्स से सबको लेके, लेकिन आपने जनरल टेस्ट भी दिया है। अब अगर सोचिए, इंग्लिश जो आपको लेना है पक्का से लिस्ट ए से, और जनरल टेस्ट आपने बहुत अच्छा कर दिया, और वहां से आपका स्कोर 99 आ रहा है, तो डीयू जो है ये वाला स्कोर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एग्जाम देके आने हैं, अपने चॉइस बढ़ाइए,
इसलिए मैंने बोला है दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच इज लैंग्वेज 1, आइडियली इंग्लिश। सेक्शन 2 में आप सारे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े वो कर लीजिए और सेक्शन 3 भी पिक कीजिए, तो इससे आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपका बेटर स्कोर ही आएगा। अगर पेपर तो देखो आपका बढ़िया पेपर भी खराब हो सकता है ना उस दिन, सो डोंट टेक एनी चांस, ट्राई टू राइट एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल। आपके पास 10 सब्जेक्ट की लिमिट है और मेरे ख्याल से 10 तक भी जाने की जरूरत नहीं, आपने सारे सब्जेक्ट अपने क्लास 12 के चूज कर लिए, आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये लॉजिक है इसके पीछे का। अब मैं वीडियो 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो दिखाऊंगा, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ एक CUET मेंटरशिप का सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये सेशन मैं ही लूंगा, तो आप इस पे क्लैरिटी हो सकती है मेरी टीम से, या तो मैं लूंगा या मेरी टीम से जिसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है वही सेशन लेंगे। तो जो लिंक है हमारे साथ सेशन बुक करने का CUET को लेके आपके और भी डाउट हो सकते हैं, वो नीचे गिवन है, उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके साथ हम सेशन बुक कर देंगे। दूसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक CUET एग्जामिनेशन में आपका जनरल टेस्ट को लेकर और थोड़ा इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वाला आता है, तो जनरल टेस्ट के लिए आपको मदद की जरूरत है, बिकॉज आपने वो शायद स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आप 12th में पढ़े हैं इसके, तो उसके लिए आपको मतलब बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो आप लेते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, तो आप एक तो फेमिलियर होना चाहिए आप टेस्ट को लेके, दूसरी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे होने चाहिए। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज काफी हेल्प करेगी आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो हमारे पास काफी अच्छी टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, आपको एक सैंपल टेस्ट आपको एक्सेस है, वो आप जाके ट्राई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने नीचे गिवन है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो CUET को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपके कुछ इंक्वायरी है, आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।